हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 विवादों को हल करने की विधि। पार्ट नंबर 3 है आज हम इसमें करेंगे विश्व सरकार विरोध समाधान के शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग और कूटनीति। पिछले 2 पार्ट्स में मैंने आपको ये ऊपर वाले पॉइंट्स करवा दिए हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और प्लीज़ गाइस, आप बोल रहे हैं कि बुक से पढ़ाओ, तो सॉरी, अब मैं बुक से नहीं पढ़ा सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं आपको उसी तरह से पढ़ा पाऊँ जैसे मैंने आपको बुक से पढ़ाना शुरू किया था। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे को दीजिए, क्योंकि इस टाइम मेरे को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। मेरे लिए भी एक नया काम है। ओके, तो जी आज हम करेंगे विश्व सरकार। विश्व सरकार पर तो हमने 2 लेसन पढ़ लिए हैं पीछे, ठीक है। विश्व सरकार ही आज की राष्ट्र राज्य व्यवस्था का आदर्श विकल्प है। इस तरह की सरकार का निर्माण राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को विश्व शक्ति में परिवर्तित करके किया जा सकता है। विश्व सरकार की मांग के मौलिक आधार का सारांश मार्गर्थों द्वारा दिया गया है। वह लिखते हैं, ऐसा तर्क दिया गया है कि आत्म विध्वंस से विश्व को बचाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा राष्ट्रीय प्रभुसत्ता का प्रयोग करने की नहीं, बल्कि व्यक्तिगत राष्ट्रों की प्रभुसत्ता संपन्न होगा। जितना कि राष्ट्र अपने अपने भू क्षेत्रों में प्रभुसत्ता संपन्न होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाज के अंदर सुधार असफल हो गए हैं तथा उन्हें असफल होना ही था। आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समाज को व्यक्तियों के अधिराष्ट्र समुदाय में बदल दिया जाए। ऐसी विचारधारा के कारण बहुत से राजनीतिक विचारकों ने विश्व सरकार की आवश्यकता का अनुभव किया है तथा वे इस योजना का वकालत करते हैं कि प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल कर लिया जाए जो कुछ सीमा तक विश्व सरकार के रूप में काम करे। ठीक है जी। अब हम मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि अगर आपको ये प्रश्न क्वेश्चन में आता है तो आप क्या लिखेंगे। आप सीधा लिखेंगे कि जो विश्व सरकार है उसका निर्माण विवादों को हल करने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके कारण संपूर्ण विश्व जो है वो एक सरकार के अधीन आ जाएगा। संपूर्ण विश्व में एक जैसा कानून लागू होगा। संपूर्ण विश्व एक संविधान के अधीन आएगा, जिसके कारण संपूर्ण विश्व एक रूपता एकजुट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लिखेंगे आप। और लिख सकते हैं कि शक्ति संतुलन के लिए भी विश्व सरकार का होना अति आवश्यक है। और इससे ज्यादा मेरे को लगता है नहीं कि आपको कुछ और समझाने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है विरोध समाधान के शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग। तो जी राष्ट्रों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष में विरोध तथा सहयोग दोनों विद्यमान रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। सभी राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित ना तो पूर्णतः विरोधी और ना ही पूर्णतः सहयोगी होते हैं। मीन्स कि संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों के हित जो है ना तो वो एक जैसे होते हैं, ना तो वो संपूर्णतः अलग अलग होते हैं। ठीक है। झगड़ों में संलग्न राष्ट्रों में झगड़ों की उत्पत्ति इसी विरोध के कारण समय पर होती है। बहुत बार जब इन झगड़ों का समाधान नहीं होता तो युद्ध के लिए एक परिस्थिति तैयार हो जाती है तथा इस परिस्थिति में कुछ अन्य राज्य जो कि ऐसे झगड़ों से अपने आप को किसी तरह से भी संबंधित पाते हैं भी युद्ध के वातावरण में शामिल हो जाते हैं। प्रत्येक अपने मित्र राज्य की ओर हो जाता है। झगड़ों का समाधान न होने की परिस्थिति से युद्ध होने के जो अवसर उत्पन्न होते हैं उन्हें समाप्त अथवा कम करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य झगड़ों के समाधान के लिए शांतिपूर्ण साधनों, समझौतों, वार्तालाप, सद्भावना, सेवा तथा मध्यस्थता, समझौता तथा मेल मिलाप, जांच पड़ताल अथवा अंतर्राष्ट्रीय जांच कमीशन, पंच निर्णय आदि साधनों का उपयोग करें जिससे शांतिपूर्ण ढंग से विरोधों का समाधान किया जा सके। आप सीधा लिखेंगे विरोध समाधान के शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग। ये मैंने आपको बुक से पढ़ाया, होप आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। तो विषम समाधान के शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग करने के लिए हम सीधा लिखेंगे विषम समाधान शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग करने के लिए विश्व सरकार के सामने किए जाने चाहिए, निःशस्त्रीकरण पर बल दिया जाना चाहिए, एकजुटता का उपयोग किया जाना चाहिए, और युद्ध की परिस्थिति को कम से कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कूटनीति। आगे इस पर आप कूटनीति पर एक कंप्लीट लेसन पढ़ेंगे। इसका छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी आपको
कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को उत्तम रूप से तथा उत्तम ढंग से सुरक्षित करने के लिए मगनत्व कूटनीति का सर्वोत्तम साधन आपसी मेल मिलाप तथा समझौते द्वारा शांति मानते हैं। तो जी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है कूटनीति केंद्रीय भूमिका निभाती है। बहुधा कूटनीति के द्वारा ही राष्ट्र अपने झगड़ों को निपटाने तथा किन्हीं अंतर्राष्ट्रीय विषयों की समस्याओं का सामान्य हल निकालने का प्रयास करते हैं। कूटनीति द्वारा ही वो अपने झगड़ों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विरोध प्रबंध का भी साधन है। यह राष्ट्र हितों की मुख्य उपकरणों में से एक है, जिसके द्वारा राष्ट्र अपनी विदेश नीति का संचालन करने का प्रयत्न करते हैं। ये राष्ट्र हितों के मुख्य उपकरणों में से एक है और इसके द्वारा ही राष्ट्र अपनी जो विदेश नीति है उसका संचालन करते हैं, उसका लागू करते हैं कूटनीति द्वारा। कूटनीति राष्ट्रीय शक्ति तथा विदेश नीति दोनों का ही तत्व है। जो कूटनीति है वो राष्ट्रीय शक्ति तथा विदेश नीति जो है उन दोनों का ही तत्व है। विदेश नीति तभी सफल हो सकती है जब उसके पीछे सुसंगठित कुशल तथा दृढ़ संकल्प वाली कूटनीति हो। वे राष्ट्र जिनकी कूटनीति सुसंगठित है दूसरे राष्ट्रों पर अपनी शक्ति का प्रयोग बड़े प्रभावशाली सफलतापूर्वक कर सकता है। यहाँ बताया गया कि विदेश नीति किसी भी देश की तभी सफल हो सकती है जब उसकी जो कूटनीति है वो कुशल तथा दृढ़ संकल्प वाली हो। वह राष्ट्र जिसकी कूटनीति सुसंगठित नहीं है दूसरे राष्ट्रों पर अपनी शक्ति का प्रयोग जिसकी जो कूटनीति है वो संगठित है तो वो दूसरे राष्ट्रों पर अपनी कूटनीति का प्रयोग बड़े प्रभावशाली ढंग से कर पाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका ये लेसन खत्म होता है। एक ही प्रश्न था। होप आपको मेरे समझाने का ढंग और इस तरह से पढ़ने का जो तरीका है वो अच्छा लगा हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लेसन पार्ट नंबर 10 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था विश्वास निर्माण। जो आपको बुक में चैप्टर है उसमें उतनी अच्छी तरह से नहीं दिया गया है, बट हाँ बुक के पीछे आपको काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है। तो जिसका प्रश्न नंबर 1 करेंगे हम। मैंने तो सोचा था 2-3 प्रश्न करवा ही दूंगी ताकि आपका पेपर के लिए भी तैयार हो जाए। पेपर के लिए भी कम टाइम रहा है अब, पर क्या कर सकते हैं, अब टाइम की थोड़ी आप देख के चलना पड़ता है। विश्वास निर्माण से क्या अभिप्राय है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों द्वारा विभिन्न सम्मेलन किए गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो था मित्र राष्ट्र जो फ्रांस अमेरिका है उनके द्वारा कई सम्मेलन किए गए थे। इन सम्मेलनों का उद्देश्य आपसी मतभेदों को दूर करना, मित्र राष्ट्रों में सहयोग पैदा करना तथा भविष्य में विश्व का पुनर्निर्माण। इन सम्मेलनों का उद्देश्य जो था वो आपसी मतभेदों को दूर करना था और मित्र राष्ट्रों में सहयोग पैदा करना था तथा भविष्य में विश्वास का पुनर्निर्माण करने के लिए तैयार होना था। इन सम्मेलनों ने ध्रुवीय शक्ति के विरुद्ध युद्ध में मित्र राष्ट्रों के प्रयत्नों को समन्वय पैदा करने की मुख्य भूमिका अदा की थी तथा नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण के लिए आधार तैयार किया। इसके द्वारा सार्वभौमिक शांति, सुरक्षा तथा समृद्धि के प्रति संबद्धता एवं विश्वास सुदृढ़ किया गया। युद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वरूप को समझने के लिए इन सम्मेलनों में दी गई घोषणा के निर्माण के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंटार्कटिक चार्टर के सिद्धांत का वर्णन करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो बुक में लिखा गया है वो ही मैं आपको अपने खुद की हैंड राइटिंग में लिख कर दूँ। मेरे को भी इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बुक में इजी हो जाता था, बट क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और अपना सपोर्ट मेरे साथ प्लीज़ बनाए रखिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।